गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम सौरभ कुलकर्णी है। आज हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड 12th फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर देखने वाले हैं, रोटेशनल डायनामिक्स। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप न्यूज़ व्यूवर्स हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जितने भी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड 12th फिजिक्स के चैप्टर्स है उन सभी के वीडियोस में अगले कुछ दिनों में पूरा अपलोड करने वाला हूँ मेरे चैनल पर। इसके बाद सीईटी के जो लेक्चर्स है वो भी मैं एक प्लेलिस्ट में ऐड करने वाला हूं, तो जरूर चैनल पर बने रहिएगा। तो आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं रोटेशनल डायनामिक्स। 12th फिजिक्स का ये फर्स्ट नंबर का चैप्टर है जो डायनामिक्स से रिलेटेड है, और इसमें ये जो चैप्टर है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन एंड डायनामिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन। तो इस टॉपिक को सिंप्लिसिटी के लिए एक ही वीडियो पूरा न बनाते हुए इस टॉपिक को मैंने 4 वीडियोस में डिवाइड किया है। सबसे पहले वीडियो में हम देखने वाले हैं रोटेशनल डायनामिक्स ऑन सर्कुलर मोशन। उसके बाद उसके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स है एक्सरसाइज में दिए हुए उन सभी के सॉल्यूशंस आपको दूसरे वीडियो में मिल जाएंगे। उसके बाद जो तीसरा वीडियो रहेगा उसमें रोटेशनल मोशन का जो डायनामिक्स है वो हम देखने वाले, और लास्ट में उसके ऊपर क्वेश्चन आंसर देखने वाले। तो टोटल 4 वीडियोस रहेंगे इस चैप्टर के जो पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर के वीडियोस में जल्दी अपलोड करने वाला हूं, तो बने रहिएगा चैनल में। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में जिसमें हम देखने वाले हैं सर्कुलर मोशंस ऑफ डायनामिक्स। तो सर्कुलर मोशन देखिएगा, द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल इज कॉल्ड एज सर्कुलर मोशन। तो ऑब्जेक्ट जब मोशन करता है अलोंग द सर्कमफरेंस तो इस मोशन को कहा जाता है सर्कुलर मोशन। और ये सर्कुलर मोशन होते वक्त कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको फैमिलियर होना बहुत जरूरी है, जो 11th स्टेट बोर्ड में आपको दिए जाते हैं। 12th स्टेट बोर्ड में उसके आगे का पार्ट आपको स्टार्ट किया है, तो एक जस्ट ओवरलुक कर लेते हैं उन कंसेप्ट्स पर। पहला कंसेप्ट है इस टॉपिक का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसको हम थीटा से इंडिकेट करते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो आर्क लेंथ अपॉन रेडियस इसका जो रेशियो रहेगा इसी को हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, और ये रेडियंस में मेजर किया जाएगा। इसको कोई भी यूनिट, इसको यूनिट तो होता है लेकिन डायमेंशन नहीं होता है, ये एक सप्लीमेंट्री क्वांटिटी के कैटेगरी में आता है। और क्या रहेगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखिएगा इस सर्कल पर, मैं एक्सप्लेन करता हूं। सपोज ये अगर सर्कल है तो सपोज इमेजिन करो कि पॉइंट पहले ए पोजीशन पर था और उसके बाद वो पार्टिकल गया है बी पोजीशन पर। तो ए टू बी जाते वक्त ये जो रेडियस वेक्टर है इसने जो सब्सटेंड किया हुआ एंगल है इसी एंगल को कहा जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द एंगल डिस्क्राइब्ड बाय रेडियस वेक्टर एट द सेंटर ऑफ सर्कल इज कॉल्ड एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये फर्स्ट क्वांटिटी है हमारे चैप्टर का। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का अगर डायरेक्शन देना है तो इसके लिए आपको सेंस ऑफ मोशन कंसीडर करना पड़ता है। सपोज ऑब्जेक्ट अगर एंटी क्लॉकवाइज मोशन में जा रहा है तो हमारा थंब इंडिकेट करेगा डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और इसे बताने के लिए हम राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करते हैं। इज इट ओके? इसके बाद नेक्स्ट है सेकंड पैरामीटर। आपको पता होगा डिस्प्लेसमेंट का अगर डेरिवेटिव लिया तो वेलोसिटी मिल जाता है, लेकिन ये वेलोसिटी किस मोशन में मिलने वाला है? सर्कुलर मोशन में। इसी वजह से इस वेलोसिटी को हम कहेंगे एंगुलर वेलोसिटी, जिसको हम ओमेगा से इंडिकेट करते हैं। सो सेकंड बिट रहेगा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, और ये नथिंग बट डेरिवेटिव रहेगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डी थीटा बाई डी टी। तो इसका ऐसे यूनिट आएगा रेडियन पर सेकेंड, डायमेंशन आएगा टी रेज टू -1। इज इट ओके? और थर्ड क्वांटिटी रहेगा एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर वेलोसिटी का फिर से एक बार डेरिवेटिव लिया तो फिर आपको थर्ड पैरामीटर मिलने वाला है एंगुलर एक्सेलरेशन, जिसको हम अल्फा से इंडिकेट करते हैं, जो रहेगा डी ओमेगा बाई डी टी। ऐसा यूनिट आएगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर और डायमेंशन आएगा टी रेज टू -2। तो ये रहेगा पूरा बिट। ये 3 ही क्वांटिटी है सर्कुलर मोशन के जो सबसे इंपॉर्टेंट है। इन दोनों का भी डायरेक्शन का कंसेप्ट याद रखिएगा। अगर मोशन एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है तो नो डाउट थीटा, ओमेगा एंड अल्फा तीनों भी ऊपर ही रहेंगे अगर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इंक्रीज होता है तो। ओके? और अगर मोशन एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है तो नो डाउट थीटा एंड ओमेगा ऊपर ही रहने वाले हैं, लेकिन अगर एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज होता है तो फिर अल्फा का डायरेक्शन इन दोनों के अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, थीटा और ओमेगा के। इज इट ओके? तो ये जस्ट एक सिंपल कंसेप्ट है
डायरेक्शन का याद रखिएगा एंगुलर एक्सेलरेशन के। इसके बाद नेक्स्ट बिट रहेगा टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को एक सर्कल कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है उस टाइम को हम कहते हैं टाइम पीरियड। और नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन परफॉर्म पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। तो बस इतना ये बिट रहेगा। फ्रीक्वेंसी हम हर्ट्ज में मेजर करते हैं। हर्ट्ज इक्विवेलेंट होता है आरपीएस के साथ, रिवॉल्यूशन पर सेकंड के साथ। और आरपीएम में भी हम उसको मेजर कर सकते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी आरपीएम में दिया तो उसको 60 से डिवाइड करके आरपीएस में आपको कन्वर्ट करना है। आई होप आपको ये बेसिक चीज पता होगा। ओमेगा के फॉर्मूले इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड 2π/t एंड 2πn। ये दो फॉर्मूलेज हैं ओमेगा के एंगुलर वेलोसिटी के निकालने के। इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों, इस टॉपिक में आपको सबसे पहला क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकता है। इसके पहले जो पढ़ाया हुआ पार्ट है ये बहुत बेसिक है और इंट्रोडक्टरी पार्ट है। वो पढ़ने के बाद ही हम ये पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं, इस वजह से मैंने आपको पढ़ाया। अभी हमें सर्कुलर मोशन का एक सबसे पहला क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपको प्रोबेबली आ सकता है। सेंट्रीपिटल फोर्स, ये आपको स्टेट बोर्ड के बुक में भी दिया है स्टार्ट ऑफ द चैप्टर में। सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। The force which directed towards the center and along the radius is called as centripetal force. Towards the center and ये रहेगा away from the center. The force which directed along the radius and away from the center is called as centrifugal force. तो centripetal force एक रियल फोर्स होता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये सूडो फोर्स होता है। इसके बाद ये न्यूटन्स के लॉ को ओबे करता है, ओबेज द न्यूटन्स लॉ। और ये न्यूटन के लॉ को ओबे नहीं करता है, डू नॉट ओबे न्यूटन्स लॉ। इसके बाद द फोर्थ पॉइंट है इनका वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में है ना सेंट्रीपिटल फोर्स माइनस लिया जाता है, तो -mv²/r इंटू आर कैप आएगा। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्लस लिया जाता है तो mv²/r इंटू आर कैप। दोनों का भी मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, सिर्फ निकालने का फॉर्मूला अलग रहेगा। तो मार्क कर लीजिएगा, 2 मार्क के लिए आपको डिस्टिंग्विश आ सकता है। तो मिनिमम 4 पॉइंट्स आपको लिखने पड़ेंगे जो मैंने बोर्ड पर लिखे हैं। ओके, आई होप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आई होप आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। तो हम आगे प्रोसीड करते हैं अब। इसके बाद नेक्स्ट है, अब यहां से 3 एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाते हैं सर्कुलर मोशन के। और वो 3 एप्लीकेशन कुछ ऐसे रहेंगे। सबसे पहला है एंगल ऑफ बैंकिंग। एंगल ऑफ बैंकिंग करने से पहले हमें मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड निकालना है हॉरिजॉन्टल रोड पर। तो ये पहला डेरिवेशन है जो 2 मार्क्स के लिए आ सकता है एंगल ऑफ बैंकिंग का। मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड अलोंग कर्व्ड हॉरिजॉन्टल रोड। तो कर्व्ड रोड है कुछ ऐसा, और इसके ऊपर एक व्हीकल है जो टर्न करने वाला है। तो ये हॉरिजॉन्टल रोड है, इसमें कुछ भी बैंकिंग नहीं है, जस्ट सिंपल रोड है और इसके ऊपर एक व्हीकल टर्न कर रहा है। तो व्हीकल टर्न करते हुए कौन सा मोशन करेगा बच्चों? ऑब्वियसली ये सर्कुलर मोशन करने वाला है। और सर्कुलर मोशन करने के लिए कौन सा फोर्स एसेंशियल होता है बताओ बच्चों? विच फोर्स इज एसेंशियल टू परफॉर्म द सर्कुलर मोशन? तो राइट आंसर इसका सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अगर इस व्हीकल को सर्कुलर मोशन करना है तो इसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट होना बहुत जरूरी है। और इस एग्जांपल में सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने का काम कौन कर रहा है? फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स ऑफ द व्हीकल एंड रोड और टायर के बीच में गाड़ी के जो फ्रिक्शन होने वाला है वही उसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने वाला है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स मस्ट बी इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स। ओके, तो सेंट्रीपिटल फोर्स निकालने का फॉर्मूला है mv²/r और फ्रिक्शन फोर्स निकालने का फॉर्मूला है μ/n। इस एग्जांपल में देखो, अब व्हीकल का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा mg, और उतना ही नॉर्मल रिएक्शन फ्लोर भी
सरफेस भी उसके ऊपर एक्सर्ट करने वाला है अपवर्ड डायरेक्शन में, और इसी को हम कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन। तो एन का वैल्यू इस एग्जांपल में mg के साथ इक्वल है, जो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। तो एम वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू म्यू एम जी रहेगा, यम यम गेट कैंसल, और वी स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू आर जी। तो v इज इक्वल टू आएगा अंडर रूट म्यू आर जी। तो ये रहेगा हमारा फॉर्मूला मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड निकालने का, जो डिपेंडेंट है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, रेडियस ऑफ द कर्वेचर आर एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी पर। तो ये जो वैल्यूज है ना बच्चों, ये हमारे हाथ में नहीं होते हैं। जी का वैल्यू आपको पता है अर्थ के मास पर और अर्थ के रेडियस पर डिपेंडेंट है। ये रेडियस तो रोड का है, जहां पर रोड के लिए जगह है वहां से हमें रोड बनाना पड़ता है, तो वो भी हमारे हाथ में नहीं होता है। और म्यू ये तो सरफेस का एक कांस्टेंट है जो डिपेंड होता है नेचर ऑफ रोड पर, मतलब रोड का मटेरियल किससे बना है उसके ऊपर डिपेंड रहेगा। ऑब्वियसली सीमेंट के रोड का अलग रहेगा, उसके बाद जो हमारा टार का रोड होता है उसका अलग रहेगा, और भी इसमें चेंज आ जाता है। वेटेड रोड के लिए कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम होता है और ड्राई रोड के लिए ज्यादा होता है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि बारिश के दिनों में बहुत सारे एक्सीडेंट होने का संभावना रहती है, क्योंकि फ्रिक्शन बहुत कम हो जाता है। इस वजह से गाड़ी स्लिप होने लगती है और एक्सीडेंट हो जाता है। तो ऐसा सिचुएशन ना हो, इस वजह से एक रेमेडी हम यूज करते हैं, और उस रेमेडी का ही नाम है एंगल ऑफ बैंकिंग। इज इट ओके? मतलब ये तीनों पैरामीटर हमारे हाथ में नहीं होते हैं। तो गाड़ी का अगर ये स्पीड ओवरकम हो गया तो गाड़ी का पक्का एक्सीडेंट हो जाएगा। तो गाड़ी को आपको विद इन दिस स्पीड लिमिट चलाना पड़ता है। आपको पता ही होगा रोड पर साइड बोर्ड पर लिखा जाता है कि इस रोड पर इतना स्पीड एक्सेप्टेबल है, उतना स्पीड एक्सेप्टेबल है, लेकिन ड्राइवर जो होते हैं वो चलाने वाले वो देखते ही नहीं, उसके ऊपर अनदेखा कर देते हैं, और इस वजह से एक्सीडेंट भी कॉज हो सकता है। तो हमें ये मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड को बढ़ाना बहुत जरूरी होता है, ताकि कोई भी ड्राइवर स्पीड लिमिट को ओवरकम ना कर सके और वो रोड पर ही गाड़ी रहे और एक्सीडेंट उसका ना हो। तो ऐसा ना हो, इस वजह से आपको क्या करना पड़ता है, एक रेमेडी यूज करना पड़ता है, और इसी रेमेडी का नाम है एंगल ऑफ बैंकिंग, जो अभी हम डिटेल में देखने वाले हैं। ये डेरिवेशन स्टार मार्क करके रखिएगा बच्चों, 3 मार्क्स के लिए इसको आने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। इज इट ओके? सो दिस इज द मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड अलोंग कर्व्ड हॉरिजॉन्टल रोड। तो कर्व्ड हॉरिजॉन्टल रोड पर मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड का हमें डेरिवेशन करना है। तो देखिएगा, अब डेरिवेशन थोड़ा बड़ा है, तो शायद एक दो बार मुझे पूरे बोर्ड को रब भी करना पड़ सकता है। तो बेटर वे में स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं हम। तो सीयर एंगल ऑफ बैंकिंग हेडिंग दीजिएगा। तो देखिएगा, अब रोड जो है हमारा ये बैंक है। बैंक मतलब आउटर एज ऑफ रोड हमें क्या करना है, कुछ एंगल पर लेके जाना है इनर रोड के। ओके, सपोज ये हमारा रोड है फ्लैट, तो इसे मुझे क्या करना है, एक एंगल पर लेके जाना है। तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ ना कुछ एंगल क्रिएट करने वाला है, और इसी एंगल को कहा जाता है एंगल ऑफ बैंकिंग, और इस रेमेडी को कहा जाता है बैंकिंग ऑफ रोड्स। तो अभी हमारा व्हीकल है ना, पहले फ्लैट रोड पर जा रहा था। ओके, अभी व्हीकल क्या होगा, एक कर्व रोड पर जाएगा जो बैंक रहेगा, और इस वजह से व्हीकल भी थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा यहाँ पर आने के बाद। तो ये व्हीकल को हम दिखा रहे हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले है ना, इस व्हीकल का वेट वर्टिकली डाउन डायरेक्शन में एक्ट होगा, वो रहेगा mg। उसके बाद ऊपर के डायरेक्शन में सरफेस को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन एक्ट होने वाला है, और वो कुछ ऐसा रहेगा। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सरफेस को परपेंडिकुलर रहता है, तो इस वजह से मैंने परपेंडिकुलर कंपोनेंट दिखाया है। अब इस नॉर्मल रिएक्शन को है ना, हमें दो कंपोनेंट्स में स्प्लिट करना है। एक कंपोनेंट इधर जाएगा, एक कंपोनेंट ऊपर जाएगा, और ऊपर जाने वाला जो कंपोनेंट है ना, वो थीटा से रिलेटेड है, तो ये रहेगा n cos थीटा। देखो, अब ये व्हीकल है ना, पहले अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो देखो, अब ये व्हीकल है ना, पहले हॉरिजॉन्टल था, तो उस समय नॉर्मल रिएक्शन भी सीधा था। लेकिन अब ये रोड अगर हम बैंक कर देते हैं तो उतना ये कंपोनेंट भी चेंज होने वाला है, उतना ही ये कंपोनेंट भी क्या होने वाला है, शिफ्ट होने वाला है। इस वजह से अगर आप अच्छे से इमेजिन करो तो व्हीकल अगर हॉरिजॉन्टल रहता तो फिर नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट ऊपर रहता, लेकिन रोड बैंक होने के कारण ये कंपोनेंट इतना शिफ्ट होने वाला है, और उतना ही यहाँ पर ये एंगल नजर आ रहा है। मतलब बताने की बात ये है कि यहाँ पर जो एंगल थीटा है वही एंगल यहाँ पर प्रोड्यूस होने वाला है थीटा। तो और थीटा से रिलेटेड एन का कौन सा कंपोनेंट रहता है, एन कॉस थीटा। तो ऑब्वियसली ये वाला कंपोनेंट कौन सा रहेगा, एन साइन थीटा। तो यहाँ पर जगह कम है, इस वजह से मैं एरो करके यहाँ पर लिखता हूँ एन साइन थीटा। एज वेल एज अब यहाँ पर है ना, दो डेरिवेशंस होते हैं, आपको एक ही करके दिखाना है स्ट्रेट बोर्ड में, और दूसरा सिमिलरली आपको शो करना है।
और वो रहेगा मैक्सिमम स्पीड लिमिट का और मिनिमम स्पीड लिमिट का। रोड अगर बैंक रहा तो उसका मैक्सिमम स्पीड कितना होगा और मिनिमम स्पीड कितना होगा, यह हमें बताना है। तो हम देखो, अब व्हीकल का स्पीड अगर ज्यादा है तो फिर व्हीकल ऊपर जाने की कोशिश करेगा, लेकिन फ्रिक्शन कहां पर एक्ट होने वाला है, नीचे के डायरेक्शन में। तो इस फ्रिक्शन को मैं यहां पर शो कर रहा हूं। तो अब इस फ्रिक्शन को भी हमें रिजोल्व करना पड़ेगा दो कंपोनेंट्स में। एक कंपोनेंट इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में, और एक कंपोनेंट नीचे के डायरेक्शन में रहेगा। तो हॉरिजॉन्टल वाला थीटा से रिलेटेड कंपोनेंट है, तो इस वजह से इसका रिजोल्यूशन आएगा एफ कॉस थीटा, जो एन साइन थीटा के अलॉन्ग रहेगा। एफ मतलब फ्रिक्शन फोर्स है, उसका कॉस थीटा का कंपोनेंट यहां पर रहेगा, और एफ साइन थीटा नीचे रहने वाला है। तो बस इतना रिजोल्यूशन आपको पक्का पता होना जरूरी है। यहाँ पर थोड़ा जगह कम है, इस वजह से मैं यहाँ पर लगा तो रिजोल्यूशन दिखाता हूँ, कौन से कंपोनेंट हमें लगने वाले उतने ही मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ। ऊपर के डायरेक्शन में आप देखोगे तो दो कंपोनेंट, एक ही कंपोनेंट है एन कॉस थीटा, और नीचे के डायरेक्शन में एम जी है। उसके बाद इस डायरेक्शन में अगर आप देखोगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो दो कंपोनेंट है, एक है एन साइन थीटा और दूसरा है एफ कॉस थीटा। बस इतना ही बिट आपको लगने वाला है, इतना ही रिजोल्यूशन आपको लगने वाला है। ये अगर समझ में आ गया तो फिर इक्वेशन एक्सट्रैक्ट करना कुछ बड़ी बात नहीं है। पहला इक्वेशन कैसे बनाएंगे हम, टोटल अपवर्ड फोर्स इज बैलेंस बाय टोटल डाउनवर्ड फोर्स। ओके, अब देखिएगा यहां पर टोटल अपवर्ड फोर्स, सॉरी नीचे का कंपोनेंट हमारा रह गया एफ साइन थीटा, तो टोटल अपवर्ड फोर्स हमारा एन कॉस थीटा है। ओके, इन इक्विलिब्रियम, total upward force is balanced by total downward force, so we say that n cos theta must be equal to mg plus f sin theta। तो ये रहेगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके बाद नेक्स्ट रहेगा ये जो दो कंपोनेंट है ना एफ कॉस थीटा एंड एन साइन थीटा, ये दोनों भी अगर आप अच्छे से देखोगे तो सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है। ये जो सर्कल रहेगा ना रोड का, तो इसके सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है, मतलब ये दोनों कौन सा कंपोनेंट प्रोवाइड करने का काम करने वाले हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स का। तो इन दोनों का एडिशन आपको बताना है यहां पर, मतलब लिखना है आपको एफ कॉस थीटा एंड एन साइन थीटा प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर दिस सर्कुलर मोशन। दैट्स व्हाई एफ कॉस थीटा मस्ट प्लस एन साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। ये रहेगा इक्वेशन नंबर सेकंड। तो अभी करना क्या है, हमें एक एक स्टेप लेना है, इक्वेशन नंबर सेकंड को इक्वेशन नंबर फर्स्ट से डिवाइड करना है। तो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय 2 वी गेट, तो 2 वाला क्या है देखो, अब एफ कॉस थीटा प्लस एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर डिवाइडेड बाय ये एफ साइन थीटा को मैं यहां पर लेके जाकर माइनस करता हूं, तो एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। तो कुछ ऐसा इक्वेशन बनने वाला है। अब देखिएगा अच्छे से, यहां पर फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू हम म्यू एस इंटू एन पुट कर सकते हैं। ये फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है, और इस कंडीशन में जो वेलोसिटी आने वाला है वो भी मैक्सिमम रहने वाला है। तो वी की जगह आपको यहां पर वी मैक्स पुट करना है, ये मैक्सिमम स्पीड रहेगा। ओके, जो हम निकालने वाले यहां पर, तो वी की जगह वी मैक्स पुट करो, तब एफ की जगह म्यू एस इंटू एन पुट करना है। तो यहां पर एफ है तो आएगा म्यू एस इंटू एन कॉस थीटा प्लस एन साइन थीटा डिवाइडेड बाय एन कॉस थीटा माइनस म्यू एस इंटू एन साइन थीटा इज इक्वल टू, अब देखो ये आर डिनोमिनेटर में जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर एम जी, सिर्फ वी की जगह आप वी मैक्स पुट करो, तो एम एम गेट कैंसल। इसके बाद यहां पर बचेगा वी मैक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर जी, और इस साइड आएगा, इन सब इक्वेशन में से हम एन 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 को कॉमन आउट कर सकते हैं, तो एन को ऊपर से कॉमन आउट किया तो म्यू एस कॉस थीटा बचेगा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय एन इन ब्रैकेट कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। तो आगे देखो अब ये एन एन कैंसिल हो जाएगा, और
अब यहाँ पर न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को हमें cos थीटा से डिवाइड करना है। तो जब cos थीटा से इसको डिवाइड करेंगे ना तो ये कॉमन आउट रहेगा, इसको सेपरेट करना है हमें। cos थीटा इसे भी देना है, इसे भी देना है, इसे भी देना है और इसे भी देना है। कोई अगर रेशियो रहा तो उसको कांस्टेंट नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं न्यूम एंड डिनोम को, तो उस रेशियो पर कुछ भी इफेक्ट नहीं होता है। तो इसको अगर हम cos थीटा से डिवाइड करेंगे तो म्यू एस बचेगा, cos थीटा कैंसिल होगा, इसको cos थीटा से डिवाइड करेंगे तो tan थीटा बन जाएगा, और नीचे आएगा 1 - म्यू एस tan थीटा, और इधर आएगा वी मैक्स स्क्वायर बाय आर जी। इसके बाद देखिएगा बच्चों, अब आर जी ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो वी मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी इन ब्रैकेट म्यू एस प्लस tan थीटा एंड 1 - म्यू एस tan थीटा। तो ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। वी मैक्स स्क्वायर की जरूरत नहीं है अगर स्क्वायर रूट दिया तो। ये रहेगा मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड अलोंग बैंक रोड, और ये इसका मैक्सिमम स्पीड लिमिट रहेगा। अगर इसको मिनिमम कंडीशन के लिए हम सॉल्व करते हैं तो वी मीन के लिए बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा। क्या क्या चेंज होने वाला है देखो, अब ये जो फ्रिक्शन का कंपोनेंट आपने नीचे दिखाया वो आपको ऊपर दिखाना पड़ेगा। स्पीड अगर कम रही तो फिर व्हीकल नीचे जाने की कोशिश करेगा और फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, तो फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होने के साथ ये सभी कंपोनेंट चेंज हो जाएंगे और फिर हमारा इक्वेशन उल्टा आएगा। जहां पर ऊपर प्लस है वहां पर माइनस आएगा, नीचे माइनस है तो प्लस आएगा। तो फाइनल आंसर आने वाला है आर जी tan थीटा माइनस म्यू एस डिवाइडेड बाय 1 + म्यू एस tan थीटा। तो ये मिनिमम स्पीड रहेगा बच्चों एंगल ऑफ बैंकिंग का। तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त दिया जाता है कि एंगल ऑफ बैंकिंग में मिनिमम स्पीड के लिए करना है या मैक्सिमम स्पीड के लिए। डेरिवेशन आपको एक ही इसके लिए करना है और फाइनली इसको सिमिलरली बता देना है फॉर मिनिमम स्पीड लिमिट द अबाउट डेरिवेशन इज लाइक दिस, और ये आपको लिख कर देना है यहाँ पर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा बच्चों, ये 3 मार्क्स के लिए आपको डेरिवेशन आ सकता है। ठीक है, तो अब इसे हम रफ करते हैं। इसमें और एक लास्ट बीट रहेगा। ये जो हमारा फॉर्मूला है इसमें अगर हम म्यू एस का वैल्यू 0 पुट कर देते हैं तो फिर इस स्पीड को ऑप्टिमम स्पीड कहा जाता है। और फॉर ऑप्टिमम स्पीड वी नॉट, वी इज इक्वल टू वी नॉट हो जाएगा जब म्यू एस का वैल्यू 0 रहेगा। तो इसमें अगर म्यू एस का वैल्यू 0 पुट करेंगे हम तो 0 + tan थीटा रहेगा, और 1 - 0 मतलब 1 ही रहेगा नीचे, तो सिर्फ यहाँ पर tan थीटा बचने वाला है, tan थीटा इंटू आर जी। तो वी मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी tan थीटा रहेगा। तो ये रहेगा, सॉरी वी मैक्स की जगह वी नॉट पुट करो, इसको ऑप्टिमम स्पीड कहा जाता है। और इसी फॉर्मूले को शफल करते हैं हम तो एंगल ऑफ बैंकिंग निकालने का फॉर्मूला मिल जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर बाय आर जी। तो एंगल ऑफ बैंकिंग अगर न्यूमेरिकल में आता है तो आपको इस फॉर्मूले से आंसर निकालना है। इसके बाद एक छोटा सा डेरिवेशन है, उसके ऊपर न्यूमेरिकल आ सकते हैं, डेरिवेशन भी आ सकता है 2 मार्क्स के लिए। वेल ऑफ डेथ का एक छोटा सा कंसेप्ट दिया आपको। वेल ऑफ डेथ मतलब मौत का कुआं कहा जाता है इसे। सर्कस में ये परफॉर्म होने वाला एक शो होता है, कुछ मूवीज में भी आपको दिखाया गया है या फिर आपने सर्कस में भी लाइव देखा होगा ये शो। इसमें एक सिलिंड्रिकल चेंबर होता है जिसके अंदर एक बाइक राइडर हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन करता है, तो इसको मौत का कुआं कहा जाता है। तो वो जो पर्सन रहेगा वो हॉरिजॉन्टली अपना बाइक चलाने वाला है, कुछ ऐसा बैठा होगा ये पर्सन उस बाइक पर, तो हॉरिजॉन्टली ये मूव होने वाला है। तो देखिएगा अब इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा इस कंडीशन में mg,
और इसके ऊपर जो फ्रिक्शन होने वाला है ये मस्ट भी ऊपर के डायरेक्शन में होना चाहिए, और इसका नॉर्मल रिएक्शन सरफेस को परपेंडिकुलर रहेगा। तो नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में रहने वाला है और फ्रिक्शन फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में रहने वाला है। तो ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई करना है तो फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू ज्यादा रहना चाहिए mg से, तो ये सर्कुलर मोशन कर पाएगा, अदरवाइज वो नीचे गिर जाएगा और मर भी सकता है। इसी वजह से तो इसको मौत का कुआं कहा जाता है। तो इस वजह से फ्रिक्शन फोर्स F मस्ट बी इक्वल टू क्या रहेगा इस केस mg, और फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू क्या होता है म्यू इंटू एन इज इक्वल टू mg। तो आप अच्छे से देखोगे तो ये जो कंपोनेंट है नॉर्मल रिएक्शन का, ये इस एग्जांपल में टुवर्ड्स द सेंटर डायरेक्टेड है। तो ये कौन सा फोर्स प्रोवाइड करने का काम करेगा? दिस कंपोनेंट विल प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर दिस सर्कुलर मोशन। इज इट ओके? दैट्स व्हाई इन दिस एग्जांपल वी कैन राइट n इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। तो ये वैल्यू अगर मैं यहां पर पुट करता हूं n इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू mg, तो m गेट कैंसल, r ऊपर जाएगा rg बाय म्यू, तो ये रहेगा v स्क्वायर का वैल्यू और v का वैल्यू आएगा अंडर रूट rg बाय म्यू। तो ये रहेगा फाइनल आंसर। तो अगर उस व्हीकल को ये वेल ऑफ डेथ परफॉर्म करना है तो उसका स्पीड मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना होना चाहिए? अंडर रूट rg बाय म्यू। इससे कम रहा तो पक्का वो ऊपर जाने वाला है। इज इट ओके? तो ये रहेगा, ये सिंपल डेरिवेशन है जो 2 मार्क्स के लिए आपको आ सकता है। टेक द स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो इस पॉइंट पर हमारा एंगल ऑफ बैंकिंग पूरा खत्म हो जाता है। इसके बाद एक छोटा सा बिट है कोनिकल पेंडुलम का, वो लेते हैं हम। कोनिकल पेंडुलम देखो आप, एक रिजिड सपोर्ट रहेगा और इस रिजिड सपोर्ट को हमें एक पेंडुलम टाई करना है। तो ये पेंडुलम हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन करने वाला है कुछ इस वे से। तो ये इसका वर्टिकल हाइट रहेगा, ये लेंथ रहेगा और ये रेडियस रहने वाला है। तो लेंथ, हाइट और रेडियस, इन तीनों में क्या रिलेशन हम लगा सकते हैं? एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर आएगा। ओके, ये रिलेशन रहेगा। इसमें अगर आप देखोगे तो ये थीटा है, इसको एंगल ऑफ कोनिकल पेंडुलम कहा जाता है। तो इस थीटा का अपोजिट साइड आर है, एडजेसेंट साइड एच है और हाइपोटेनियस एल है। तो इसमें हम थीटा से निकाल सकते हैं, जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू आर बाई एल आएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू एच बाई एल आएगा और टैन थीटा इज इक्वल टू आर बाय एच आने वाला है। ये तीनों भी डेरिवेशन हमें कहीं ना कहीं लगने वाले हैं ये वैल्यूज, तो इसको पहले से लिख कर रखा है। अब देखिएगा इसका रिजोल्यूशन करते हैं हम। तो इस बॉब का कुछ ना कुछ मास रहेगा, इस वजह से इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होने वाला है। ये स्ट्रिंग होने के कारण इसका जो टेंशन है ये अलोंग द स्ट्रिंग एक्ट होने वाला है और इसको हम 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड करने वाले। ये थीटा रहेगा तो टी कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट इधर रहेगा टी साइन थीटा। तो देखिएगा ये टी कॉस थीटा बैलेंस करेगा mg को इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। टी कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल टू क्या रहेगा? mg। गिव दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और टी साइन थीटा नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने वाला है mv स्क्वायर बाय r। तो हमें सबसे पहले डेरिवेशन करना है टाइम पीरियड का। ये जो टी है ना, ये टाइम पीरियड का नहीं है, ये टेंशन का है। अभी हमें टाइम पीरियड के लिए जाना है डेरिवेशन के लिए, तो बेटर वे हम करते हैं इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड। तो इक्वेशन 2 का लेफ्ट हैंड साइड टी साइन थीटा, इक्वेशन 1 का है टी कॉस थीटा। तो mv स्क्वायर बाय r डिवाइडेड बाय mg आएगा। तो फिर से ये m कैंसिल हो जाएगा और इधर आएगा mv स्क्वायर बाय rg, और इस साइड टी कैंसिल होगा और साइन थीटा बाय कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल टू टैन थीटा आएगा। तो अभी v स्क्वायर का वैल्यू आने वाला है rg टैन थीटा। ओके, तो v का वैल्यू आपको पता है r ओमेगा होता है। ओके, सर्कुलर मोशन का ये बेसिक फॉर्मूला है। v का स्क्वायर है, इस वजह से r ओमेगा का भी स्क्वायर होगा rg टैन थीटा। अब देखिएगा यहाँ पर आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं हम, दोनों का भी स्क्वायर है तो एक आर कैंसिल हो जाएगा, एक आर अभी भी बचा है जो यहाँ पर जाएगा। तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी बाय आर इंटू टैन थीटा आएगा। लेकिन आपको पता है टैन थीटा का वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाल के रखा है आर बाई एच, जो यहाँ पर पुट करना है। तो आर आर कैंसिल हो जाएगा और फाइनल ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी बाई एच आएगा। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट जी बाई एच।
ओके, तो ये रहेगा फाइनल आंसर हमारा एंगुलर वेलोसिटी का। यहां तक भी डेरिवेशन आ सकता है आपको 2 या 3 मार्क्स के लिए। इसके आगे हम प्रोसीड करते हैं और टाइम पीरियड के लिए जाते हैं। ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी है जो टाइम पीरियड के साथ कुछ ऐसे रिलेट करता है, 2π/t। मैंने आपको स्टार्टिंग में ये फॉर्मूला लिखकर बताया। तो 2π/t इज इक्वल टू √g/h आएगा। तो टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड करेंगे हम, तो 4π² डिवाइडेड बाय t² इज इक्वल टू g/h आएगा। और फिर t² इधर जाएगा, h ऊपर जाएगा, g नीचे जाएगा। तो t² इज इक्वल टू 4π² h/g आएगा। और टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड करते हैं स्क्वायर रूट, तो आएगा 2π√h/g। इज इट ओके? और फाइनली देखो अब हमें h का वैल्यू पुट करना है इस इक्वेशन से। तो h इज इक्वल टू क्या आएगा, L cos थीटा। तो वो वैल्यू अगर हम यहां पर पुट करेंगे तो t इज इक्वल टू 2π√L cos थीटा बाय g आएगा। तो ये रहेगा हमारा टाइम पीरियड t निकालने का फॉर्मूला। ओके, तो यहां तक आपको ये डेरिवेशन आ सकता है। और टेंशन अगर चाहिए आपको तो आपको इक्वेशन 1 और 2 को स्क्वेयरिंग एंड एडिंग करना पड़ेगा, जो हमारे स्टेट बोर्ड के बुक में नहीं दिया है। तो कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर चाहते हो आप नीट और सीईटी के लिए तो जरूर कर सकते हो। स्क्वेयरिंग एंड एडिंग किया इन दोनों इक्वेशंस को तो टेंशन मिलेगा। वो टी मतलब टेंशन का है और ये टी मतलब टाइम पीरियड का है, कंफ्यूज नहीं होना है। और टेंशन का फाइनल इक्वेशन आता है टी इज इक्वल टू mg√1 + tan² थीटा। आइदर ये पहला आएगा या फिर टी इज इक्वल टू mg√1 + r/h होल स्क्वायर। ओके, तो ये भी डेरिवेशन रह सकता है। ये टेंशन टी का डेरिवेशन है और ये टी टाइम पीरियड का है। तो याद रखना टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम इज टी इज इक्वल टू 2π√L cos थीटा बाय g। ओके, तो इसे रब करते हैं हम। ये सेकंड पार्ट खत्म हुआ है हमारे सर्कुलर मोशन का। अब लास्ट पार्ट है सर्कुलर मोशन का, जो है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं VCM। तो VCM भी एक इंपॉर्टेंट बीट है। जस्ट गिव मी द 1 मिनट। तो अभी कोनिकल पेंडुलम में जो बॉब मोशन कर रहा था सर्कुलर मोशन, वो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन था। अभी हम जो देखने वाले हैं ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन है और इसके लिए हमें डेरिवेशन देखना है। अब ये लास्ट पार्ट है सर्कुलर मोशन का। नाउ सी हियर, so in vertical circular motion here object perform the circular motion in a vertical format। तो बॉब अब देखो ऐसा कुछ मूव करने वाला है। एक रस्सी को क्या करना है, हमें एंड पर एक पत्थर या फिर एक बॉब को टाई करना है और उसको वर्टिकल सर्कल में घुमाना है। तो फिर क्या क्या परफॉर्म होगा, कैसे कैसे होगा, ये हमें देखना है। याद रखना अगर वर्टिकल सर्कुलर मोशन करना है ना, तो बॉटम में उसके कितना स्पीड देना जरूरी है, √5g/r से ज्यादा। ओके, वो कम रहा तो फिर वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन नहीं कर पाएगा, पूरा लूप नहीं कर पाएगा। अगर 3 केस से इसके डिस्कस करते हैं, ये आता नहीं आपको, क्वांटिटी एग्जाम में जरूर लगता है, बोर्ड में नहीं लगने वाला, लेकिन एक ज्यादा इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। कभी ज्यादा किया तो वो कुछ वेस्ट तो नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं तो काम जरूर आएगा। तो याद रखना अगर पार्टिकल को हमें बॉब को ऑसिलेट करना है लोअर हाफ सर्कल में, तो इसको लोएस्ट पॉइंट पर स्पीड कितना देना पड़ेगा आपको, लेस देन और इक्वल टू √2g/r। लोएस्ट पॉइंट पर अगर आप स्पीड √2g/r से कम देते हो तो ये लोअर हाफ सर्कल में ऑसिलेट होगा। फिर अगर आप इसको लोएस्ट पॉइंट पर स्पीड ग्रेटर देन √2g/r बट लेस देन √5g/r देते हो, तो फिर ये बॉब है ना अपर हाफ सर्कल में ऑसिलेट होगा। इज इट ओके? लेकिन पूरा सर्कल बिल्कुल भी नहीं परफॉर्म कर पाएगा। और लास्ट केस है अगर लोएस्ट पॉइंट पर स्पीड आप देते हो ग्रेटर देन और इक्वल टू √5g/r,
तो फिर ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर पाएगा, जो हम अभी डिस्कस करने वाले। इज इट ओके? तो इंफॉर्मेशन ये एक्स्ट्रा याद रखिएगा इसे। अब देखिएगा, तीन फेज है इसके। ये रहेगा इसका लोएस्ट पॉइंट, ये रहेगा मिड पॉइंट और ये रहेगा हाईएस्ट पॉइंट। तो लोएस्ट पॉइंट पर हम एज्यूम करेंगे कि इसका हाइट 0 है। तो हाइट 0 है तो कौन सा एनर्जी 0 होगा बच्चों? पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी एट लोएस्ट पॉइंट मस्ट बी 0 रहेगा। लेकिन काइनेटिक एनर्जी यहां पर रहने वाला है। काइनेटिक एनर्जी एट लोएस्ट पॉइंट हाफ एम वीएल स्क्वायर रहेगा। वैसे ही मिड पॉइंट का हम देखते हैं। तो मिड पॉइंट पर है ना, कितना हाइट बनने वाला है बच्चों? रेडियस के बराबर। ये पॉइंट का जो वर्टिकल हाइट है, डिस्प्लेसमेंट है नीचे से इस रेफरेंस लाइन से, वो है h। और ये h r के बराबर है यहां पर रेडियस के साथ। इस वजह से पोटेंशियल एनर्जी एट मिड पॉइंट आएगा mgr। और पोटेंशियल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट अगर हम निकालते हैं तो यहां पर कितना हाइट होने वाला है बच्चों? ट्वाइस ऑफ रेडियस, मतलब डायमीटर के बराबर। इस वजह से यहां का पोटेंशियल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट 2mgr आएगा। ओके, इसके बाद काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट रहेगा हाफ एम वी एच स्क्वायर। ओके, और यहां का काइनेटिक एनर्जी रहेगा हाफ एम वी एम स्क्वायर। ओके, तो बस ऐसे तीन फेज है जो आपको पता होने जरूरी है। देखिएगा, अब जब पेंडुलम नीचे होगा लोएस्ट पॉइंट पर, तो उसका जो टेंशन है वो अंदर की तरफ डायरेक्टेड रहने वाला है टीएल। और इसका वेट जो रहेगा बॉब का, ये नीचे के डायरेक्शन में एक्ट होगा mg। तो टीएल और mg दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है। टीएल बड़ा है तो टीएल माइनस mg, ये जो दो कंपोनेंट का डिफरेंस है, ये नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने वाला है। इस वजह से हम इसको लिखने वाले m vl स्क्वायर बाय r। तो इसको कहा जाता है टीएल मतलब टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट। ये माइनस mg उधर जाकर प्लस होगा, तो टीएल इज इक्वल टू m vl स्क्वायर बाय r प्लस mg आएगा। और वैसे ही अगर हम हाईएस्ट पॉइंट का निकालते हैं तो हाईएस्ट पॉइंट पर सिर्फ क्या चेंज होने वाला है? वेट mg और टेंशन th दोनों भी एक ही डायरेक्शन में एक्ट होने वाले हैं। तो इन दोनों का एडिशन है ना, अब नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने वाला है। तो th प्लस mg इज इक्वल टू m vh स्क्वायर बाय r, ऐसा इक्वेशन आने वाला है। और mg उधर जाकर माइनस होगा, तो फिर सिर्फ प्लस की जगह यहां पर माइनस आएगा। तो यहां पर लिख देता हूं टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट m vh स्क्वायर बाय r माइनस mg। तो इसी को लेकर हमें अब वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट का डेरिवेशन करना है। पहला डेरिवेशन है हमारा वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट। तो इसके लिए हमें टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट चाहिए। तो टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट का फॉर्मूला है m vh स्क्वायर बाय r माइनस mg। तो देखो, अगर वर्टिकल सर्कुलर मोशन करना है ना, मिनिमम पॉसिबल केस के लिए, ओके, जैसे मैंने आपको अभी कहा था कि लोएस्ट पॉइंट पर अगर हम वेलोसिटी देते हैं √5gr, तो फिर वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो पाता है। उससे ज्यादा दिया तो बहुत ही अच्छा, लेकिन कम बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो वैसे ही मिनिमम कितना स्पीड चाहिए अगर हाईएस्ट पॉइंट पर सर्कुलर मोशन करना है, तो उसके लिए हम डेरिवेशन कर रहे हैं। ओके, ये VH मीन का डेरिवेशन है। तो VH मीन के लिए अगर हमें डेरिवेशन करना है, तो इस कंडीशन में ना टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट 0 रहा तो भी चलता है। मिनिमम पॉसिबल कंडीशन वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट अगर निकालना है, तो एट दैट टाइम टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट 0 रहा तो भी चलता है, तभी भी और बॉब सर्कुलर मोशन कर पाएगा। इस वजह से ये कंडीशन हम पुट करते हैं। तो TH का वैल्यू 0 पुट किया, तो m VH की जगह क्या पुट करना पड़ेगा आपको? मीन। m VH मीन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r प्लस माइनस mg आएगा। अब ये माइनस mg इधर जाकर प्लस होगा, तो mg इज इक्वल टू m VH मीन होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय r आएगा। m गेट कैंसल और ये rg मल्टीप्लाई होगा, तो m VH स्क्वायर मीन इज इक्वल टू gr आएगा। और फाइनली आने वाला है m VH मीन मस्ट बी इक्वल टू √gr। तो ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। सो दिस इज द रिक्वायर्ड स्पीड एट द हाईएस्ट पॉइंट। ओके, आई होप आपने डेरिवेशन को लिखा होगा, स्क्रीनशॉट लिया होगा। अभी हम जाते हैं वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट पर। तो लोएस्ट पॉइंट पर देखिएगा, डेरिवेशन करते वक्त हमें एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का प्रिंसिपल यूज करना है, तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। और वो प्रिंसिपल कुछ ऐसा है, देखिएगा, जब बॉब ऊपर से नीचे आएगा ना, जब बॉब ऊपर की पोजीशन से नीचे की पोजीशन में आएगा,
तो उसका पोटेंशियल एनर्जी 2mgr से जीरो होने वाला है, मतलब ही कम होने वाला है। लेकिन उसी समय काइनेटिक एनर्जी उसका हाफ एम वी एच स्क्वायर से हाफ एम वी एल स्क्वायर होने वाला है, मतलब भी बढ़ने वाला है। तो एक एनर्जी कम हो रहा है ऊपर से नीचे आते वक्त, तो एक एनर्जी बढ़ रहा है। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। और कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम, देखिएगा, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी रहेगा। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी है 2mgr माइनस जीरो। वैसे हम किसी भी क्वांटिटी का जो चेंज है ना, वो हम फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू करते हैं, लेकिन ये लॉस है तो ये ऑलरेडी निगेटिव होगा, तो इसको 0 माइनस 2mgr करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इसे रोके। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी इसका कितना हो जाएगा, हाफ एम वी एल स्क्वायर, और इनिशियल कितना है, हाफ एम वी एच स्क्वायर। तो इस वजह से हाफ एम वी एल स्क्वायर माइनस हाफ एम वी एच स्क्वायर। तो फाइनली देखो, अब एम बाई टू यहां से कॉमन आउट करते हैं हम, तो वी एल स्क्वायर माइनस वी एच स्क्वायर आएगा, और यहां पर बचेगा 2mgr। तो यम यम कैंसिल हो जाएगा, ये 2 इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो 4gr इज इक्वल टू वी एल स्क्वायर माइनस वी एच स्क्वायर। तो हाईएस्ट पॉइंट का वेलोसिटी अभी निकाला था, वी एच स्क्वायर का वैल्यू आपको पता होगा gr होगा, और वी एच का वैल्यू अंडर रूट gr है। तो वी एच स्क्वायर की जगह gr पुट कर देता हूं मैं, तो ये माइनस gr इधर जाकर प्लस होगा, और फाइनली आंसर मिलेगा वी एल स्क्वायर इज इक्वल टू 5gr, एंड वी एल इज इक्वल टू अंडर रूट 5gr। तो अगर पार्टिकल को वर्टिकल सर्कुलर मोशन करना है ना, तो लोएस्ट पॉइंट पर उसको इतना वेलोसिटी देना, मिनिमम पॉसिबल वेलोसिटी देना जरूरी है। ओके, ज्यादा दिया तो बहुत अच्छा, ये मिनिमम कंडीशन का है। और जनरल फॉर्म में हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू अंडर रूट 5gr, देन एंड देन ओनली बॉब विल परफॉर्म वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो ये सेकंड डेरिवेशन हो गया वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट का। अब लास्ट लेते हैं, वेलोसिटी एट मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट का वेलोसिटी निकालते हो क्या करना है बच्चों, हमें देखिएगा, टोटल एनर्जी एट मिड पॉइंट मस्ट बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट लोएस्ट पॉइंट। वर्टिकल सर्कुलर मोशन इज इन अकॉर्डेंस विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और ये कंजर्वेटिव फोर्स के फील्ड में होता है। कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा रहेगा यहाँ पर, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स के फील्ड में जब हम टोटल एनर्जी निकालते हैं तो वो हमेशा कांस्टेंट होता है। तो आप चाहे टोटल एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट पर निकालो, लोएस्ट निकालो, या मिड पॉइंट निकालो, तीनों का वैल्यू सेम आएगा। तो यही कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें यूज करना है। टोटल एनर्जी एट मिड पॉइंट मस्ट बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट लोएस्ट पॉइंट। तो लोएस्ट पॉइंट का टोटल एनर्जी क्या रहेगा, काइनेटिक एनर्जी एट लोएस्ट पॉइंट प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट लोएस्ट पॉइंट का एडिशन। तो पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो है, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी एल स्क्वायर रहेगा, टोटल एनर्जी एट मिड पॉइंट, पोटेंशियल एनर्जी आएगा मिड पॉइंट पर mgr, और काइनेटिक एनर्जी आएगा हाफ एम वी एम स्क्वायर। तो दोनों में से हम एम कॉमन आउट करते हैं, तो gr प्लस वी एम स्क्वायर बाय 2 आएगा, और इज इक्वल टू हाफ एम वी एल स्क्वायर है, वी एल स्क्वायर की वैल्यू अभी हमने लिखा था 5gr, तो इस वजह से ये 5/2 mgr आएगा, और इधर आएगा यम इन ब्रैकेट gr प्लस वी एम स्क्वायर बाय 2। तो ये यम कैंसिल हो जाएगा। अब ये 2 को हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आएगा 2gr प्लस वी एम स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू 5/2 gr, और ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड का। तो 2gr प्लस वी एम स्क्वायर इज इक्वल टू 5gr आएगा, और ये 2gr उधर जाकर माइनस होगा, तो वी एम स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 3gr, और फाइनली वी एम इज इक्वल टू आने वाला है अंडर रूट ऑफ 3gr। इज इट ओके? तो वेलोसिटी एट मिड पॉइंट का डेरिवेशन रहेगा अंडर रूट 3gr। ये भी मिनिमम केस का है, मैक्सिमम कितना भी रहा तो भी चलेगा, मिनिमम इतना चाहिए मिड पॉइंट पर। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये तीनों डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों भी आ सकते हैं आपको 4 मार्क्स के लिए। अभी और एक डेरिवेशन है जो आने का चांस बहुत ज्यादा है वर्टिकल सर्कुलर मोशन का, टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट माइनस टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू 6 mg। ये हमें प्रूव करके दिखाना है।
तो टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट अभी लिखा है, टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट भी है यहाँ पर, दोनों का सब्ट्रैक्शन करते हैं हम। तो टीएल माइनस टीएच, टीएल का वैल्यू क्या रहेगा, एम वी एल स्क्वायर बाय आर प्लस एम जी माइनस, अभी माइनस पूरे ब्रैकेट को होगा तो ब्रैकेट देते हैं, एम वी एच स्क्वायर बाय आर माइनस एम जी, तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो एम वी एच स्क्वायर बाय आर माइनस माइनस प्लस एम जी हो जाएगा, और यहां पर भी प्लस एम जी, तो एम वी एल स्क्वायर बाय आर टी एल माइनस टी एच, तो फाइनली आएगा टी एल माइनस टी एच इज इक्वल टू ये एम जी प्लस एम जी, टू एम जी हो जाएगा, और इन दोनों में से एम बाय आर को कॉमन आउट करते हैं हम, तो वी एल स्क्वायर माइनस वी एच स्क्वायर रहेगा, तो आगे आने वाला है टी एल माइनस टी एच इज इक्वल टू एम बाय आर, और यहां पर देखिएगा वी एल स्क्वायर का वैल्यू 5 जी आर रहेगा, वी एच स्क्वायर का वैल्यू जी आर प्लस टू एम जी, तो एम बाय आर 5 जी आर में से जी आर गया तो 4 जी आर आएगा प्लस टू एम जी, तो फाइनली आर आर कैंसिल होगा, और 4 एम जी प्लस टू एम जी इक्वल टू 6 एम जी, जो हमें प्रूव करना था, तो यहाँ पर प्रूव हो गया है। तो बस इतने ही डेरिवेशन आपको आ सकते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन के। तो यहाँ पर ये पहला जो लेसन है हमारे पूरा खत्म हो जाता है, रोटेशनल डायनामिक्स ऑन सर्कुलर मोशन। इसके बाद नेक्स्ट जो सेकंड नंबर का वीडियो रहेगा, इसमें मैं इसके ऊपर न्यूमेरिकल डालने वाला हूँ। थर्ड नंबर के वीडियो में फिर से रोटेशनल मोशन देखेंगे हम, थ्योरेटिकल कंटेंट, और बाद में फिर हम उसके ऊपर न्यूमेरिकल। तो ऐसा करते करते 4 चैप्टर लेसन में यह चैप्टर पूरा एंड होगा। लेक्चर समझ में आ गया, पसंद आ गया तो लाइक करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।